इस वीडियो में हम जो है यूपीपीएससी 2024 के लिए क्विज नंबर 4 करेंगे। ये आपका यूपीपीएससी एग्जाम और आरओ के एग्जाम और जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम है सबके लिए जो है यूजफुल होगा। ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस कोर्स है यूपीपीएससी का एंड ये प्रीलिम्स कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2023 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए थे, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये 4 मंथ्स जो है मेंस आंसर राइटिंग में 4 मंथ्स में जो है आपका सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सारी आंसर राइटिंग के थ्रू आपके टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग होगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपका प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हैं। आप 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रेडिक्ट हुए थे। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सर्टिफाइड एज हर घर जल सर्टिफाइड विलेज अक्रॉस इंडिया for becoming the highest performing district under जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो है सर्टिफाई हुआ है हर घर जल सर्टिफिकेट विलेज अक्रॉस इंडिया फॉर बिकमिंग हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। तो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है सबसे ज्यादा हाईएस्ट परफॉर्म करने के लिए अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण हर घर जल स्टेटस? तो इसका आंसर है आंसर बी श्रीनगर। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को जो है हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द जल जीवन मिशन और इसने जो है जितने भी 114 जो है विलेज सर्टिफाइड विलेजेस के अमंग जो है श्रीनगर को जो है फर्स्ट रैंक मिली है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, in the year 2023 which state emerged as a leading state in terms of number of beneficiaries under प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो जन धन योजना 2022-23 के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज किसके अंदर है? तो इसका आंसर है आंसर बी बिहार। तो अभी हाल ही में जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का डाटा आया है कि बिहार ने जो टॉप किया है लिस्ट विद द मैक्सिमम बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। इसके अंदर जो है कम से कम 84,8900 231 इतने मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इतने जो है इसके अंदर बेनिफिशरीज थे। इस डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो है इतनी बेनिफिशरी जो है बिहार के थे। तो बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank launched the India's first eco-friendly debit card? तो eco-friendly debit card कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आंसर सी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर विद अ सेविंग बैंक अकाउंट। ये जो है फर्स्ट इंडियन बैंक हो गया है टू लॉन्च अ सच कार्ड। तो किसके लिए किया है? न्यू कस्टमर के लिए भी और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है। इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलेम डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। तो बलेम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर बी प्रोटेक्शन ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट। तो 8 अमेजोन जो फॉरेस्ट है, अमेजोनियन जो कंट्रीज हैं 8, उन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया टू रीच एन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट। जब अमेजोन समिट हुई थी बाय द अमेजोन कॉर्पोरेशन, उसमें जो है इन 8 कंट्रीज ने बलेम डिक्लेरेशन साइन किया। तो ये 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया। चलिए जब तक मैं ये कंट्रीज लिख रही हूँ आप अपनी एटलस खोलिए या फिर गूगल में ये मैप देखिए और इन सारी कंट्रीज को जो है मैप करने की कोशिश करिए। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। These countries इन लोगों ने एक बलेम डिक्लेरेशन साइन किया। तो बलेम डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है जो रिलीज हुआ ड्यूरिंग द अमेजोन समिट, जिसमें जितने भी लीडर हैं अमेजोन कंट्री से उनका एम्फेसिस था कि जितनी भी इंपॉर्टेंस है, जितनी भी इंडिजीनियस नॉलेज है बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन के लिए,
उन सारी चीज़ों को जो है यूज़ किया जाए और इंडिजीनियस पीपल को जो है पार्टिसिपेशन किया जाए इन द डिसीजन मेकिंग। तो मतलब सपोज वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं तो दे नो हाउ टू कंजर्व द थिंग्स बेटर। तो इंडिजीनियस पीपल को जो है जो इतने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, जिससे अमेजोन फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये 8 अमेजोनियन कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर जो है अमेजोन समिट के अंदर एक बलेन एग्रीमेंट जो है, बलेन डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया है। तो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घाना इज सिचुएटेड ऑन विच साइड ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो घाना जो है कौन सी साइड ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, वेस्ट साइड। तो घाना जो है वेस्ट साइड, तो घाना बेसिकली सिचुएटेड है वेस्ट अफ्रीका में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है आपका घाना। तो घाना है अटलांटिक ओशन में है और ये कोटे डिवोरी है और ये इसका टोगो है। तो वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका जो है घाना सिचुएटेड है। तो इसको कोटे डिवोरी को जो है आइवरी कोस्ट भी बोलते हैं। तो ये वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched in, इसका आंसर है आंसर डी 2018। तो आयुष्मान भारत जो योजना है एक वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और ये जो लॉन्च हुई थी फरवरी 2018 में लॉन्च हुई थी। इसका काम क्या है कि ये जो है सम इंश्योर्ड करेगी ₹5 लाख पर फैमिली को 5 लाख रुपीज इंश्योर करी फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। सेकेंडरी और टर्शरी केयर, प्राइमरी केयर जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर इंक्लूडेड है। 2018 में लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर है आंसर डी। Question number 7, according to the report on Asian elephant population and demographic 2023, which state has witnessed a remarkable increase in the elephant population? तो कौन सा स्टेट ने जो है रिमार्केबल इंक्रीज किया है एलिफेंट पॉपुलेशन में? तो इसका आंसर है आंसर सी, कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर जो है एलिफेंट इंक्रीज हुआ है 346 का मतलब 2017 में जो है लास्ट सेंसस हुआ था उसमें जो है 6049 थे कर्नाटक के अंदर एलिफेंट और अभी जो है 6395 है 2023 में 6395। तो आप अभी बताएंगे मुझे 30 इयर्स हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 इयर्स हो गए हैं। आप मुझे बताएंगे कि कब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर है आंसर सी। विच स्टेट इज कॉल्ड एडॉब ऑफ क्लाउड्स? तो किस स्टेट को एडॉब ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है? आंसर सी, मेघालय। तो मेघालय जो है इट इज अ रेनिएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया और इसको जो है जो मेघालय वर्ड है उसका मतलब ही अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स है। तो मेघालय को बोला जाता है। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है सिरी फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, सिरी फोर्ट किसने बनवाया था? आंसर है आंसर बी, सिरी फोर्ट वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो इट वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 30th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटलांटिक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है? आंसर हो गया ए, इट इज रिलेटेड टू यूएसए और यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन एक फ्रेमवर्क है फॉर द 21st सेंचुरी बिटवीन द यूएसए एंड यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ये आउटलाइन करता है कमिटमेंट ऑफ द यूएस एंड द यूके ऑन स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक अलायंस।
टू मीट द ग्लोबल चैलेंज, मतलब जितने भी ग्लोबल चैलेंज है उनको मीट करने के लिए यूएस और यूके जो है अपनी इकोनॉमिक अलायंस को इम्प्रूव करेगा इन द 21st सेंचुरी। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू यूएसए एंड यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में हेल्ड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, इंडिया एंड यूएई। तो डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स। तो आप करेंगे तो दिस इज अ इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड द यूएई एयरफोर्स। तो यूएई एंड इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये। तो दिस इज अ एयरफोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली राजौरी चिकारी वुडक्राफ्ट एंड मुश्क बुद्धजी राइस रिसीव द जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट। तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट इज मुश्क बुद्धजी राइस। ओके, दिस इज फ्रॉम विच स्टेट? तो आंसर है इसका आंसर डी, जम्मू कश्मीर। तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है फ्रॉम द राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड मुश्क बुद्धजी राइस वेराइटी फ्रॉम द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये रहा आपका क्राफ्ट और ये रहा राइस। तो दीज आर फ्रॉम द जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट। तो ये किस स्टेट के से रिलेटेड है? तो देखो इंदिरा गांधी इसको देखो देखने का, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च है? तो ये इसमें आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। देखो इंदिरा गांधी नाम है तो इंदिरा गांधी का मतलब दिस स्टेट शुड बी कांग्रेस रूल्ड। उत्तर प्रदेश कांग्रेस रूल्ड नहीं है, गुजरात कांग्रेस रूल्ड नहीं है, बचा आपके पास राजस्थान कर्नाटका। तो ये मतलब यहाँ आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो दिस इज राजस्थान। तो इंदिरा गांधी स्मार्ट फ्री योजना जो है वॉज इंट्रोड्यूस बाय राजस्थान। तो ये आपका जो है राजस्थान पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इंदिरा गांधी स्मार्ट फ्री योजना में क्या है, सारे विमेन लिविंग इन स्टेट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि यूथ को दिया जाएगा या किसको दिया जाएगा। तो विमेन लिविंग इन स्टेट, तो विमेन को जो है ये स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज अ लैंडलॉक कंट्री। इसमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? तो आपकी हंगरी नहीं है, रोमानिया नहीं है, क्रोएशिया नहीं है, सारी लैंडलॉक ये कंट्रीज नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर सी, सर्बिया। तो सर्बिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। ये आपका कहाँ है? साउथ ईस्ट यूरोप में। तो साउथ ईस्ट यूरोप में है सर्बिया। तो दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच 3 कंट्रीज सक्सेसफुली कंक्लूडेड देयर फर्स्ट अवार्ड ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन देयर नेवी। तो नेवल एक्सरसाइज जो है फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट है ये, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसके बीच में हुई है? तो इसका आंसर है आंसर डी, फ्रांस, यूएई और इंडिया। तो फ्रांस, यूएई और इंडिया के बीच में जो है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है। कहां? गल्फ ऑफ ओमान में। इसका आंसर है आंसर डी, फ्रांस, यूएई एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री? आंसर ए, ग्रेट ब्रिटेन। तो जो कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का वो कहां हुआ है? किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन में। वहां से ही हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। Which one of the following is not the feature of the Indian Constitution? तो जब भी आपको ऐसे दिखे नॉट लिखा है तो उसको एनसर्कल देख कर लो कि इसमें नॉट पूछा गया है। अब इसको पढ़ो, Which of the following is not the feature of the Indian Constitution? कौन सा फीचर नहीं है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फीचर है, फेडरल गवर्नमेंट फीचर है, इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी फीचर है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट।
तो मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर हम बिल्कुल ही हम फॉलो नहीं करते हैं, तो ये अभी ये तो नहीं होगा। इट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। तो नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल का फीचर है, पहला वाला भी। द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, लोअर हाउस। तो अभी इस पे सी पे रुकते हैं, डी देख लेते हैं क्या है। हेड ऑफ द, देखो एकदम ऐसे ये नहीं कि 3 स्टेटमेंट पढ़े और सी पे लगा दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है मेन एडवांटेज। तो मेन एडवांटेज क्या पता आपका डी वाला भी हो सकता है, तो पहले सारे ऑप्शन पढ़ना फिर उसके बाद आंसर कंक्लूड करना। तो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, तो ठीक है, लेकिन ये मेन एडवांटेज नहीं है। मेन एडवांटेज जो है वो सी मेन एडवांटेज है, तो इसका आंसर हो गया सी। द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर सी हो गया। आप मुझे बताएंगे कौन सा आर्टिकल है वो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, तो ये कौन सा जो है आर्टिकल है? आप मुझे आर्टिकल बताएंगे इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव किस में रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, प्रीएम्बल। तो जितने भी आपके आइडियाज हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस में रिजेंबल करते हैं? वो आपके प्रीएम्बल में करते हैं, तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है? जुडिशरी कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? नहीं। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द जुडिशरी? नहीं। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द लेजिस्लेचर? नहीं। लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। तो लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। कैसे? आपका 0 आर होता है, क्वेश्चन आर होता है, इतने सारे सेंसर मोशन होते हैं, तो जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। अलग अलग बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिससे आपके जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। बहुत सारे मोशंस हो गए, 0 आर हो गए, क्वेश्चन आर पूछा जाता है, तो इन सब के थ्रू लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज टर्न्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सेक्रेड डॉक्यूमेंट। तो किसने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा था? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने जो है कहा था कि दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ट्रीटेड एज अ बेसिक एंड सेक्रेड डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक एंड सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये किस केस में कहा गया था? तो इसका आंसर है आंसर बीरूबारी केस। बीरूबारी केस 1960 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद आपका केशवानंद भारती केस आया था जिसमें कहा गया था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिर उसके बाद LIC वाला केस आया था जिसमें कहा था प्रीएम्बल इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन केस में होता है, लेकिन बीरूबारी केस में कहा गया था इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। और केस का ईयर भी याद रखना 1960। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर है आंसर डी, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में जो है कहा गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे ईयर बताएंगे केशवानंद भारती केस का, कमेंट बॉक्स में ईयर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया इज अ रिपब्लिक विच इंप्लाइज दैट। इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है रिपब्लिक क्या होता है? इंडिया इज अ रिपब्लिक विच इंप्लाइज दैट
इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका इलेक्टेड हो। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास हो, सुप्रीम पावर आपके लोगों के पास हो, और जो हेड ऑफ द स्टेट हो, जो हेड ऑफ द स्टेट हो वो कौन सा होता है आपका प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। तो हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो द हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो ये नहीं, लेकिन इलेक्टेड। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन वोट करते हैं, हम वोट करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है, मतलब जितने आपके एमपीज हो गए एंड एमएलएज हो गए इलेक्टेड, वो आपके वोट करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुनता है, ये चुनता है पीपल। तो दिस इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये पीपल ही जो चुन रहा है लेकिन इनडायरेक्टली। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसका आंसर है आंसर डी, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं और कुछ फेडरल फीचर भी हैं। तो हम ना तो फुल्ली रिजिड हैं ना हम फुल्ली फ्लेक्सिबल हैं, तो हम दोनों फीचर्स हैं। तो हम पार्टली रिजिड भी हैं और पार्टली फ्लेक्सिबल भी हैं। और क्या है, हम कुछ चीजों को हम अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो यहां अगर इसको देखा जाए तो एक तरह से रिजिड, लेकिन अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो वी आर द फ्लेक्सिबल। तो हम पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 26, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेफिनेशन से क्या है, इसका आंसर है आंसर डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब एक रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, कुछ रिटन चीजें होंगी, रिटन भी हो सकती हैं, अनरिटन भी हो सकती हैं। तो इट इज अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सोर्स ऑफ पावर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कुछ सर्टेन लिमिट्स रखता है अपॉन द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में जो है सर्टेन लिमिट्स हैं गवर्नमेंट की इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। उस जो स्टेट है उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब वो मतलब कुछ लिमिटेशंस लगाता है, इम्पोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी नॉट आए तो इसको सर्कल कर लेना, नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, ओके, देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये तो फेडरलिज्म का फीचर है, इंडिपेंडेंट। पावर हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर एंड स्टेट का होगा, तो ये तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही हो गया, तो ये भी फेडरलिज्म का फीचर है। फिर से नेक्स्ट है, फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन ऑन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ये भी आपका फेडरलिज्म का फीचर हो गया। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, तो ये गलत है क्योंकि ये एक एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि जो कंपोनेंट यूनिट्स हैं, मतलब जो स्टेट्स हैं, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो अलग हो जाए। तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये यूएसए की तरह नहीं है कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलके फिर उसके बाद एक कंट्री बनाई। हमारा जो है कि मतलब जो कंपोनेंट्स यूनिट है उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है उनका अलग होने की। तो
तो ये डी गलत हो गया, ए बी सी सही है, मतलब नॉट अ फीचर जो है वो आंसर डी है, नॉट अ फीचर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। तो इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है, तो इसका आंसर है आंसर डी केसी वेयर। तो केसी वेयर ने जो बोला था कि डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्वाजी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। मतलब अगर सोसाइटी में इक्वालिटी है, इसका मतलब है किस चीज की एक एब्सेंस है। तो किस चीज की एब्सेंस होगी। कहीं भी जब इक्वालिटी होती है, कहीं भी जब इक्वालिटी होती है तो आपका किसकी एब्सेंस होती है, प्रिविलेजेस की। कहीं समानता होगी तो जो प्रिविलेज है आपका, जैसे आप सपोज आपको अगर वोट कास्ट करने जाना है, वोट कास्ट करने जाना है और कि एवरी वोटर है उसको एक तरीके से कंसीडर किया जाएगा। बहुत थोड़ा लेम एग्जांपल है, एवरी वोटर इज कंसीडर करा जाएगा। तो कोई बाहुबली आता है या फिर कोई बहुत ज्यादा अथॉरिटी आती है कि नहीं लाइन में आप पहले लग जाओ, या इस तरीके से कि प्रिविलेज देके उसको पहले लगा दिया जाए। तो दिस इज अ वेरी लेम एग्जांपल। तो जो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जितने भी आपके प्रिविलेजेस हैं उनकी जो है कमी हो जाए। सपोज जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं कि जो रिपोर्टर्स हैं वो इस तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मतलब उनको जो पार्लियामेंट की जो एमपीज हैं उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होती हैं रिगार्डिंग दैट। तो वो अगर प्रिविलेजेस हट जाएं तो वो इक्वालिटी हो जाएगी, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम। तो मतलब आई एम गिविंग, मतलब एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि इक्वालिटी की इम्प्लीकेशन क्या होता है सोसाइटी में, कि आपको जो है इक्वालिटी दी जाती है, जितना भी किसी के भी पास अगर प्रिविलेजेस हैं उनको हटा दिया जाए तो इक्वालिटी दी जाएगी, तो कंपटीशन की एब्सेंस हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जैसे सपोज द वेरी एग्जांपल, गुड एग्जांपल इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एक तरह का इक्विटी का भी एग्जांपल है, लेकिन आप उसको इक्वालिटी का भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे विमेन कि जैसे आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो मैन हैव द प्रिविलेजेस इलेक्शन में और इस तरीके से, लेकिन जब विमेन जब इलेक्शन में आ जाती हैं और ये है तो एक मतलब जो वो प्रिविलेज, अब एक इक्वालिटी आ जाती है कि विमेन ऑल्सो कैन होल्ड दैट पोजिशन। तो ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज। इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था? इसका आंसर है आंसर सी 22 जुलाई 1947। तो आपका जो है कब अडॉप्ट हुआ था नेशनल फ्लैग? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो 10th शेड्यूल किससे डील करता है? तो 10th शेड्यूल इज डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब इट इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एंटी डिफेक्शन है। और ये किसके अंदर है? जो अमेंडमेंट है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 10th शेड्यूल के अंदर, एंटी डिफेक्शन। और इसके अंदर जो है आपके 4 क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से डिफेक्शन होता है। तो 4 क्राइटेरिया क्या हो गए कि एक तो लेजिस्लेचर जो है वो वॉलंटरी जो है अपनी मेंबरशिप गिव कर दे, मेंबरशिप उसने दे दी, वोट कर दे अगेंस्ट द विप, नॉमिनेटेड मेंबर जो है 6 मंथ्स के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले,
या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। ये 4 क्राइटेरिया है जिसमें आपका 4 क्राइटेरिया जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। 2 एक्सेप्शन भी है इसमें। 2 एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो जाए। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, अगर 2/3 मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन द अदर पार्टी। 2/3 मेंबर अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो ये जो है 2 एक्सेप्शन है। तो हमारा क्विज यहीं फिनिश होता है। बाकी ये ASU-PPSC इंटीग्रेटेड प्रीलिम का मेंस कोर्स है और ये आपका प्रीलिम्स कोर्स है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।